जय हिंद दोस्तों। अपन ने क्या करो तो कि अभी तक अपन ने भूगोल जो भारत को भूगोल पढ़ रहे थे क्योंकि अपन ने 4 यूनिट कर ली थी। आज को आपको वीडियो जो होगा वो अपनों का हो भूगोल की जो 5वीं यूनिट है अपन वो स्टार्ट करें आज अपन। ठीक है, यदि हम आज की यूनिट की बात करते हैं तो आज की यूनिट में आपको पढ़ने भारत की मिट्टी अर्थात भारत की मिट्टी। अच्छा, आज आपके लिए एक क्लास जो होगी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इम्पोर्टेंट है क्योंकि स्टूडेंट क्या करते हैं वो पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं, रट लेते हैं तो वो लंबे देर तक याद नहीं रख सकते हैं उसको। ठीक है, जो रटते हैं ना उसको लंबे देर तक याद नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो आज आपको पता होना चाहिए कि हमारे द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है पहली बात तो उसको आप सीखते हैं ना कि रटते हैं। तो आज के लिए आपका वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज हम भारत की मिट्टी अर्थात मिट्टी के बारे में समझेंगे और उसकी जो मुख्य चीज़ होती है, जो मुख्य पॉइंट होते हैं उसके साथ अपन आगे बढ़ते चलेंगे। और आज आप पूरी तरह से मिट्टी को समझ जाएंगे कि मिट्टी होती क्या है, कहाँ से आई है, कैसी होती है और क्या है मिट्टी का काम क्या है, इसमें क्या क्या होता है, मिट्टी कितने प्रकार की होती है। तो यूनिट बड़ी है तो आपको एक दो 3 या 4 पार्ट बन सकते हैं, तो उसके लिए बेफिक्र रहें। तो अभी तक आपको देखो एक बात और बता दें आप सबको, हमारे पढ़ाने का उद्देश्य है आपको बुद्धिमान बनाना और आप बुद्धिमान तब बनेंगे जब आप सीखेंगे। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए हमने जिस दिन से भूगोल स्टार्ट की उस दिन से लेकर आज तक आपको हर एक चीज़ सिखाने की कोशिश की है और मैं सिखाने के साथ साथ याद कराने का भी काम करता हूँ। ठीक है, आपको पता होना चाहिए हमने शुरुआत करी थी पृथ्वी की उत्पत्ति से। पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ साथ आपने जीवन की उत्पत्ति भी पढ़ी थी। जीवन की उत्पत्ति के बाद जैसे ही हम भूगोल की यूनिट फर्स्ट में घुसे थे तो हमने यूनिट फर्स्ट सेकंड थर्ड, अब आपको पता होना चाहिए कि हमने पर्वत पठार पढ़ लिए थे। ठीक है, मैदानों को भी पढ़ लिया था। ठीक है, जलवायु भी अपन ने पढ़ ली। ठीक है, तो अब आपको आज को टॉपिक जो जिस तरह अपने पर्वत पठार मैदान इम्पोर्टेंट होते हैं उसी तरह मिट्टी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? उसका कारण है, यदि आप मेरे द्वारा समझेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आ सकता है। और आप लोग दिमाग से पढ़िए, आप लोग क्या है सुनते जाइए और समझते चलिए और उसको सीखते चलिए कि होता क्या है। क्योंकि आज आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि प्रत्येक चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है और एक दूसरे से जब कनेक्टेड होगी तो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होगी कि नहीं होगी। क्योंकि और एक चीज़ और याद रखना, हम एक एक कदम से पढ़ते हैं और उसको चेन लगा के पढ़ते हैं तो वह चीज़ आपको बहुत समझ में आ जाती है। ठीक है, तो आपको अच्छी तरह से समझना है आज का वीडियो क्योंकि आज आपकी यूनिट का स्टार्टिंग है और यूनिट की जो फर्स्ट क्लास होती है, किसी भी चैप्टर की जो फर्स्ट क्लास होती है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, तो आज की क्लास आपकी मिट्टी से संबंधित है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मृदा मीन्स मिट्टी। मिट्टी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई मैं आपको हर एक चीज़ समझाऊंगा। मेरा मतलब सिर्फ आपको बुक्स से पढ़ा कर रटाना नहीं है, हम उसके बारे में हर एक पॉइंट की एनालिसिस करके काम करते हैं और उसका एनालिसिस करके ही करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं कहाँ पर, मृदा पर चलते हैं, यानी मिट्टी क्या चीज़ है। मिट्टी की उत्पत्ति, मिट्टी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से हुई है, कुछ 2-4 पॉइंट होते हैं, उसके बाद अपना समझना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट होता है अपना क्या, मृदा, मिट्टी की उत्पत्ति। तो पहला आपका क्वेश्चन क्या बनेगा, मिट्टी की उत्पत्ति। मिट्टी की उत्पत्ति। ठीक है, मिट्टी की उत्पत्ति कैसे हुई या किससे हुई। ठीक है, तो मिट्टी की उत्पत्ति जो होती है वो लैटिन भाषा के सोलम नाम से होती है। याद करते चलना, ये पेपर के क्वेश्चन होते हैं तो अपन लिखते भी चलेंगे। जो मिट्टी है वो लैटिन भाषा के, कौन सी भाषा, लैटिन भाषा के किससे होती है उसकी उत्पत्ति, तो सोलम से होती है। ठीक है, सोलम का मतलब क्या होता है, हर एक पॉइंट समझेंगे, आप समझ लेंगे। सोलम का अर्थ होता है फर्श। अब आपको थोड़ा यहाँ पर समझना है क्योंकि आपको रटना नहीं है। फर्श आप जानते हैं इस पृथ्वी का ऊपर का धरातल। ठीक है, और इस धरातल पर रहने वाली जो मिट्टी, जो जहाँ पर अपन निवास करते हैं, जहाँ पर हम खेती करते हैं, ठीक है, समझ में आ रही कि नहीं आ रही,
तो जो आप दिमाग लगाइए, आप अपने घर को ले लीजिए। आपका घर जिस फर्श पर बना है, जिस मिट्टी पे बना है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? सोलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोलम बोलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए सोलम का अर्थ क्या होता है? फर्श। क्वेश्चन क्लियर हो गया ना? चलो अच्छा बात है। अब दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी आपकी? हमने मृदा को सीख लिया है, ठीक है। तो जो पृथ्वी पर जितना सारा जो अपने को दिख रहा है, समतल सतह दिख रही है, वो आपकी क्या हो जाएगी आपकी? तो वो मिट्टी यानी जो सतह होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? मृदा बोलते हैं। क्योंकि ये टॉपिक जो आपका होगा ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि प्रकृति, ऊपर वाले ने जिस चीज़ अपने लिए जिन जिन चीज़ों का निर्माण किया है, वो चीज़ें आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण, कितनी इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो आपको अगला टॉपिक, अगला पॉइंट क्या हो जाएगा आपका? तो मिट्टी का अध्ययन क्या होता है? मिट्टी का, जैसे मिट्टी के बारे में नॉलेज करना है, मिट्टी के बारे में समझना है कि क्या है, कैसी है, इसका वर्गीकरण क्या है, इसकी भौतिक, जैव, रासायनिक, जैविक क्रियाएँ क्या होती हैं, तो इसका अध्ययन किसके अंतर्गत होता है? तो विद्वानों ने एक सब्जेक्ट बनाया है जिसका नाम होता है मृदा विज्ञान। हिंदी में बोलते हैं उसको मृदा विज्ञान। तो जिसके अंतर्गत अपन मिट्टी का अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं मृदा विज्ञान, अर्थात उसको इंग्लिश में बोला जाता है पेडोलॉजी। क्या बोला जाता है? पेडोलॉजी। तो एक दूसरा क्वेश्चन आप याद करके चलेंगे, कौन सा? कि मिट्टी का अध्ययन, मिट्टी का अध्ययन क्या होता है? तो मिट्टी का अध्ययन हम करते हैं, उसमें किसके अंतर्गत करते हैं? तो पेडोलॉजी, ठीक है। किसके अंतर्गत करते हैं? पेडोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए पूछा जाएगा पेपर में और इम्पोर्टेंट होगा। तो पेडोलॉजी में होता क्या है, किस किस को हमें पढ़ना पड़ता है? तो इसके अंतर्गत आपको एक तो मिट्टी का निर्माण पढ़ेंगे कि निर्माण कैसा होता है, दूसरा आप इसका वर्गीकरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वर्गीकरण पढ़ेंगे। तीसरा इसमें अपन भौतिक गुण पढ़ेंगे। इसके बाद रासायनिक गुण पढ़ेंगे, रासायनिक गुण पढ़ेंगे, और इसके बाद जैविक गुण भी पढ़ेंगे। जैविक गुणों का अध्ययन जो होता है वो किसके अंतर्गत होता है? तो पेडोलॉजी के अंतर्गत होता है। और जो पेडोलॉजी होती है उसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? तो मिट्टी का अध्ययन करते हैं। तो आपको दो क्वेश्चन आपके क्लियर हो चुके होंगे और दोनों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, आप पेपर में पूछे जाएंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं अगला पॉइंट है, यदि हम मिट्टी की निर्माण की बात करते हैं तो उसका निर्माण क्या होता है, कैसे होता है, इसमें पाया क्या क्या जाता है? तो पहले तो उसको लिखते हैं कि इसमें पाया क्या क्या जाता है। तो इसमें आपको एक तो मूल पदार्थ होगा जिससे उसका निर्माण होगा, इसके बाद प्राकृतिक वनस्पति पाई जाएगी, ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। इसमें ह्यूमस भी पाया जाता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, रेत भी पाई जाती है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मिट्टी के निर्माण में भूमिका निभाती हैं, ठीक है। अगर हम मृदा की दूसरी डेफिनेशन की बात करते हैं तो इसमें क्या होना चाहिए, ठीक है। तो दूसरी डेफिनेशन की बात करते हैं तो मृदा, अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा आपका, अगली चीज़ क्या हो जाएगी आपकी? मृदा। यदि हम मृदा की बात करते हैं तो इसमें पाए जाने वाली खनिज, क्या इसमें पाए जाने वाली खनिज, ठीक है, वनस्पति, इसमें पाई जाने वाली वनस्पति तथा इसके अंतर्गत अपन को क्या पाया जाता है? जीव जंतुओं के अवशेष। और क्या पाया जाता है इसमें? तथा जीव जंतुओं के जो अवशेष होते हैं वो पाए जाते हैं। हर एक चीज़ क्लियर करेंगे, आप बस केवल सुनते चलेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अपन क्या करते हैं, अगला टॉपिक आ जाएगा, मिट्टी का निर्माण होने के लिए किन किन चीज़ों की अपन को आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, इन किन किन परिस्थितियों में क्या होता है, मिट्टी का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मिट्टी का निर्माण जो होता है, इसका निर्माण में भाग लेने वाले हिस्से कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या याद करके चलना है इसमें कि मूल पदार्थ, इसमें मूल पदार्थ, ठीक है, धरातलीय बनावट,
धरातलीय बनावट, ठीक है, जलवायु, ठीक है, इसके अंतर्गत आने वाली है। तो अपना मूल पदार्थ हो गया, धरातलीय बनावट हो गई, और अपना अगला क्या हो गया है, तो जलवायु हो जाती है, ठीक है। इसके बाद अपना क्या हो जाएगी, प्राकृतिक वनस्पति, क्या हो जाएगा, प्राकृतिक वनस्पति, और दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी, समय। यदि आपने इन 5 शब्दों को सीख लिया तो आपने मिट्टी का हर एक चीज़ समझ गया, ठीक है। देखो मूल पदार्थ, अब यहाँ पर आप समझेंगे मूल पदार्थ के अंतर्गत कौन आता है। तो मिट्टी का निर्माण किससे होता है, तो मिट्टी का निर्माण होता है चट्टानों से। किससे होता है, तो चट्टानों से। किससे होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चट्टानों से, ठीक है। मूल पदार्थ के रूप में किसको, चट्टान। अब चट्टान के अंतर्गत पाए जाने वाले जितने भी चट्टानों के प्रकार हैं, इस सारे के सारे मिट्टी के निर्माण में भाग लेते हैं। जैसे कि ग्रेनाइट हो गया, ठीक है, क्या होगा, संगमरमर होगा, स्लेट हो गई, ठीक है, बलुआ हो गया, बलुआ पत्थर हो गया, कायांतरित चट्टानें हो गई, अवसादी चट्टानें हो गई। ये सारी चट्टानें जो होती हैं वो किसके निर्माण में भाग लेती हैं, तो ये मिट्टी के निर्माण में भाग लेती हैं, और इन्हें ही मिट्टी का जनक बोला जाता है। किसको बोला जाता है, तो जो अपनी चट्टानें होती हैं इन्हें क्या बोला जाता है, तो मिट्टी का जनक बोला जाता है। क्योंकि मिट्टी का निर्माण होता किससे है अपना, तो चट्टानों से होता है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आ जाएंगे आपका धरातल बनावट पर। धरातलीय बनावट क्या आ जाएगा आपका, धरातलीय बनावट। यही इसी चीज़ों को आपको समझना है। तो पहली चीज़ तो आपको क्लियर हो चुकी होगी कि मिट्टी के निर्माण में मूल भूमिका निभाने वाला कौन होता है, तो चट्टानें होती हैं। अब इसके अंतर्गत आने वाले चट्टानों के सारे प्रकार आ जाते हैं। क्लियर होगी ना ये बात, चलो अच्छा है। अब इसके बाद आ जाएंगे आपका धरातलीय बनावट पर। यदि हम धरातलीय बनावट की बात करते हैं तो ये क्या है, तो देखो क्या होता है आपको पता होना चाहिए। धरातलीय बनावट आपको पता है, अपना भारत जो है, भारत में यहाँ पर अपना कौन सा है, वो हिमालय पर्वत है ना, क्या है, हिमालय पर्वत है। और आपको पता होना चाहिए जब हिमालय पर्वत अपने यहाँ पर है और यहाँ से जो 12 मासी नदियाँ निकलती हैं, आपने देखा होगा, मैंने पीछे ही पढ़ाया है आपको। तो जो अपना हिमालय पर्वत है, यहाँ से निकलने वाली 12 मासी नदियाँ होती हैं, जिनके द्वारा कंकड़ पत्थर रेत बजरी हर एक चीज़ क्या होती है, खिसकती हुई नदियों के द्वारा आती है, और मैदानों में जाकर बाढ़ के रूप में, मैदानों में जाकर खांदर बांगर के रूप में क्या हो जाती है, फैल जाती है, जिसी को अपन क्या कहते हैं, मिट्टी कहते हैं। तो आपको एक बात लॉजिक के रूप में समझना चाहिए। तो धरातल का मतलब होता है जहाँ पर देखो पानी कहाँ से कहाँ बहता है, ऊपर से नीचे की ओर बहता है, नीचे से ऊपर तो चलता नहीं है। तो जब ऊपर से नीचे की ओर आएगा तभी तो उसमें जब घर्षण होगा एक दूसरे में, मतलब पत्थरों में, और खिसकाव होगा, भूस्खलन होगा, तो उसके द्वारा क्या होगा, ऊंचाई की जो स्थान होगी वहाँ पर से जो खिसकेंगे पत्थर, चट्टाने, टुकड़े, तो वो क्या करेंगे, वहाँ से एक दूसरे में निकलते हुए नीचे नदियों के द्वारा माध्यम से नीचे आते हैं। तो उससे क्या होता है, मिट्टी का निर्माण होता है। अच्छा, ये बात तो हमारी समझ में आ गई, आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो इससे ये होती है धरातल की बनावट। तो जैसा धरातल होगा वैसे मिट्टी होगी। पठारी मिट्टी की निर्माण में भूमिका निभाते हैं। तो अभी अपन सब समझेंगे, समझ में आ रहा है ना, आप समझेंगे सब, ठीक है। तो धरातलीय बनावट का समझ में आ गया ना, कि धरातलीय बनावट भी मुख्य भूमिका निभाता है। क्योंकि जो भूस्खलन होता है वो कहाँ पर होता है, जब या तो पहाड़ मतलब एक कैसा होना चाहिए, बिल्कुल ढाल उसका कैसा होना चाहिए, बिल्कुल झुका हुआ होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, झुका हुआ। जब पानी बरसेगा, बरसात होगी और सूर्य का प्रकाश होगा, तो ये सारी चीज़ें भूमिकाएँ निभाती हैं, ठीक है। अच्छा, चट्टानें टूटते कैसी हैं, तो अगला पॉइंट जो अपना होगा जलवायु। अब यहाँ पर आपको थोड़ा समझना पड़ेगा जलवायु कैसे भूमिका निभाती है, किसमें, मिट्टी के निर्माण में। देखो जलवायु क्या करती है, जलवायु के रूप में हमने देखा कि क्या है, धरातल की बनावट तो हमने देख ली। इसके बाद क्या आ गया, जलवायु पर। यदि हम जलवायु की बात करते हैं तो जलवायु के द्वारा ही मौसमों का निर्माण होता है। वो आपको पता होना चाहिए। देखो मैं जो मुंह से बोलूँ उसको याद करके चलना है, क्योंकि लिखने की जरूरत नहीं है। आप आज की क्लास आपके लिए समझने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। और जो क्वेश्चन इंपोर्टेंट है वो तो आपको मिलेंगे ही, जो हम बता देंगे कि ये क्वेश्चन पेपर में पूछ जा रहे हैं, उनको तो आप लिखते ही चलेंगे, तो आप बस समझते चलेंगे, ठीक है। तो जलवायु क्या करती है, तो जलवायु के द्वारा मौसमों का निर्माण होता है। आप सबको पता है कि हमारे यहाँ के मौसम जो होते हैं मुख्य रूप से 3 या 4 मौसम होते हैं जो मुख्य रूप से भूमिका निभाते हैं, ठीक है। आपको पता है ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, ठीक है।
यही मुख्य रूप से माने जाते हैं ज़्यादातर, यानी होती तो 4 ऋतु, शरद ऋतु भी होती है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, चट्टानें टूटती कैसे हैं। देखो, चट्टान एक ऐसा संगठन है जो बहुत ही कठोर और मजबूत होती है, क्योंकि उसके अणु जो होते हैं इतने घनिष्ठता में रहते हैं कि उनको तोड़ने के लिए अपन को उससे भी ज़्यादा प्रभावशाली इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है उसको तोड़ने के लिए, आपको पता है। लेकिन जलवायु में, मौसम में वो ताकत है कि उसके द्वारा जो पत्थर है ऑटोमेटिकली टूट जाते हैं। इसका एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम देंगे आपको। तो आपको बताओ जलवायु, तो जलवायु में क्या होता है, देखो 3 महीने का अपना क्या होता है, ठंड पड़ती है, 3 महीने की गर्मी होती है, 3 महीने का बरसात होती है। तो आपको पता है ताप, ठीक है, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, ठीक है, ठंड और वर्षा, ये तीनों चीज़ें जहाँ पर जाएंगी और तीनों चीज़ों के प्रभाव में जो रहेगा कंटिन्यू, ठीक है, तो वो चीज़ कमज़ोर पड़ेगी। क्या होती है, कमज़ोर पड़ती है। और जब कमज़ोर पड़ती है तो आपने देखा होगा, आप लोग अगर विलेज से बिलोंग होते हैं तो आपने देखा होगा जो पहाड़ पर्वत होते हैं, आप लोग गए भी होंगे, तो उस पर आपने दरारें देखी होंगी पहाड़ों पर, समझ में आ रही। तो जिस दरारें जो पड़ती हैं वो दरारें कैसे पड़ती हैं, तो इसी मौसम के द्वारा पड़ती हैं। लेकिन आपके माइंड में एक क्वेश्चन बन रहा होगा कि सर जी ये दरारें तो हम बहुत सालों से देखते आ रहे हैं कि जो दरारें हैं, जैसे अपन पहाड़ पर जाते हैं घूमने करने के लिए, तो उस पर तो बहुत सालों से हम देख रहे हैं कि जो दरार तो है ही ऐसी। तो आपको बताएं हम कि जो मिट्टी का निर्माण होता है, जब चट्टान टूटती है, जब चट्टान टूटती है तभी तो मिट्टी का निर्माण होगा। तो इनको बनने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपने क्या लिखा है, समय। इसमें समय लगता है, क्या होता है, बहुत ज़्यादा समय लगता है इन चीज़ों को होने में। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो जलवायु होती है सबसे प्रमुख भूमिका यही निभाती है, क्योंकि इसकी जो 4 कंडीशन 3-3 महीने की होती है। तो जब तीनों जगह पर, जब ये चारों चीज़ों किसी एक चीज़ पे पड़ती हैं, तो आपको पता होना है वो चीज़ क्या होगी, टूटेगी, फूटेगी, मिटेगी, ठीक है। आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगला क्या है अपना, प्राकृतिक वनस्पति। अगली क्या है अपनी, प्राकृतिक वनस्पति। यह हम प्राकृतिक वनस्पति की बात करते हैं तो यहाँ से निकलने वाला जो अपना होता है क्या, ह्यूमस। क्या होता है, ह्यूमस। अच्छा, ह्यूमस क्या है आपको पता होना चाहिए। ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस क्या होता है, तो ह्यूमस एक भूरे गाढ़े काले रंग का क्या होता है, भूरे कैसा काले रंग का वनस्पतिक अवशेष है। वनस्पतिक क्या है, अवशेष होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये मिट्टी में मिल जाते हैं। और ये क्वेश्चन पेपर का यही है, ये मिट्टी को क्या करते हैं, एक तो ये मिट्टी में नमी बनाए रखते हैं, क्या करते हैं, नमी बनाए रखते हैं। और दूसरा आपको क्या याद करके चलना है, यह पौधों की वृद्धि करता है। क्या करता है, पौधों की वृद्धि करने में सहायक होता है। कौन होता है अपना, तो ह्यूमस, ठीक है। अब ह्यूमस आप समझिए, आपको पता है जिस चीज़ का निर्माण होता है उसकी मृत्यु हो, जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु तो है ही। अब किसी की मृत्यु कम समय में होती है, किसी की मृत्यु ज़्यादा समय में होती है। आप बात समझ में आ रही है। जब पत्थर नहीं बच रहे, जब पेड़ पौधे, तो पेड़ पौधे की तो बात ही अलग हो गई, ठीक है। हर चीज़ का नष्ट होना तो है ही, तय है। बस केवल डिपेंड करता है टाइम पर। किस पर डिपेंड करता है, टाइम पर। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सत्य हैं, उनको अपन झुठला नहीं सकते हैं। तो आपको यहाँ मानना पड़ेगा कि जो अपना प्राकृतिक वनस्पति है, जो अपनी मिट्टी है, मिट्टी में जो निर्मित होने वाले जो पदार्थ, ये सारी चीज़ें हैं, ये आपको पता होना हो चाहिए कि जब बर्फ पठार टूट फूट के कंडीशन के अनुसार एक फरस का निर्माण कर लेती हैं तो मिटता तो होगा कि नहीं होगा। तो फिर आपके माइंड में एक क्वेश्चन और बने कि सर जी तो फिर मिट्टी भी तो मिटे। तो मिट्टी मिटे, लेकिन मिट्टी ऐसी ना मिटे जैसी आप लोग समझ रहे हैं। मिट्टी में पाई जाने वाली जो उसकी पावर होती है, जो उसकी क्षमता होती है, जो हमारे लिए यूजेबल है, तो रहने के लिए तो यूजेबल हो जाएगी। लेकिन उसमें होने वाली जो अपन को पाल रही है, वो क्या कर रही है, मिट्टी में तो हम पल रहे हैं, मिट्टी के द्वारा दी हुई चीज़ों को तो हम अपने दैनिक जीवन में यूज कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें नष्ट कर देंगी, वो सारी चीज़ें नष्ट हो जाएंगी। और वो सारी चीज़ें नष्ट करने में प्रकृति के साथ साथ मनुष्य का सबसे बड़ा हाथ है।
जो प्रकृति में जो मिट्टी का विनाश कर रहा है वो कौन है सबसे बड़ा, जिसका किसका हाथ है, मनुष्य का। हर एक चीज़ समझ में आएगी, मैं आपको हर एक चीज़ समझाऊंगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया प्राकृतिक वनस्पति। अच्छा, प्राकृतिक वनस्पति की बात कर रहे थे, तो आपने प्राकृतिक वनस्पति का मतलब क्या होता है, जब पेड़ पौधे की टहनियाँ, पत्ते, उसकी छाल वगैरह टूट फूट कर नीचे गिरती है, तो आपने देखा होगा वो एक समय पर सूखने के बाद सड़ती है, गल जाती है, और वो एक रूप ले लेती है जिसका नाम बोलते हैं अपन ह्यूमस। वो ह्यूमस क्या होता है, वो ह्यूमस ही मिट्टी में वर्षा के पानी के माध्यम से बहकर आता है और मिट्टी के परतों में क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, जहाँ पर वो एक बेहतरीन खाद के रूप में काम करने लगता है। उस ह्यूमस की वजह से ही अपनी मिट्टी में नमी बनी रहती है, जो पौधों को वृद्धि करने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। यही क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जाएगा। पहला एक क्वेश्चन, इसको याद करके चलेंगे कि ह्यूमस का है, तो ह्यूमस भूरे काले रंग का एक कार्बनिक पदार्थ है। कैसा पदार्थ है, एक कार्बनिक पदार्थ है। कैसा है, कार्बनिक पदार्थ है, जो कि मिट्टी में पाया जाता है। ये भी हमारा क्या करता है, तो मिट्टी के निर्माण में भूमिका निभाता है। इतनी बात तो क्लियर आपको हो चुकी होगी। अच्छा, और कार्बनिक का मतलब क्या होता है, आपको पता भी होना चाहिए। कार्बनिक का मतलब यह होता है जिसको जलाने से राख प्राप्त होती है, तो उसके साथ कार्बन शब्द जोड़ दिया जाता है, क्योंकि कार्बन अर्थात राख, यदि राख जलाने से, हमें किसी को जलाने से अगर राख प्राप्त होती है तो उसमें कार्बन पाया जाता है, और उसकी आयु का भी पता हम कार्बन डेटिंग से कर लेते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, तो ये सारी चीज़ आपको याद करके चलना है। अगला टॉपिक अपना क्या था, समय। क्या था आपका, समय। यदि हम समय की बात करते हैं तो मिट्टी के समय के लिए देखो, मिट्टी के निर्माण में समय की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है, और ये जो भूमिका होती है ये बहुत लंबे समय से चली आ रही है, एक क्रिया होती है मिट्टी के निर्माण में, ठीक है। तो आपको इतने जल्दी समझ में ना आएगा। हाँ, एक चीज़ हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा देते हैं। जब आप लोग, इतना तो नहीं है कि आपको पता नहीं है, हम छोटे गांव के विलेज, जो गांव के लड़के होते हैं, तो वो सिटी में तो ऐसा है कि हर जगह पक्की सड़कें हो चुकी हैं, पक्का हर एक चीज़ हो गई है। लेकिन गाँव में बचपन में जब हम खेलते हैं तो क्या करते हैं कि वहाँ पर अपन लोग क्या करते हैं, बरसात के समय में आप लोगों ने खेला होगा, एक पुल बांध टाइप का बना लेते मिट्टी का, रेत का, वहीं पर बहती हुई मिट्टी में, और उस पानी को रोक लेते हैं, उसमें फिर हम क्या करते हैं, खेलते हैं। तो आपने देखा होगा जो मिट्टी बह के जो ऊपर पहाड़ियों से नीचे की ओर आती है, तो वही तो है मिट्टी का निर्माण। क्या है वो, मिट्टी का निर्माण। और वह क्या होती है, एक परत के रूप में गाँव में क्या हर एक जगह चल रहा है वो, तो उसमें क्या होता है, जमा होती जाती है, और उसमें परतें की परतें क्या होती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं, और हमारा ऊंचाई पर जो मिट्टी है उसका ऊंचाई पर स्तर बढ़ता जा रहा है। तो मिट्टी का निर्माण तो होता है, आपको समझ में आ गया, हो गया, हर टाइम होता है। और एक लास्ट क्वेश्चन और याद करके चलना है, मिट्टी का निर्माण एक निरंतर प्रक्रिया है। क्या है, एक निरंतर प्रक्रिया है। तो हमें लगता है कि आपको मिट्टी के बारे में आज हर एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि मिट्टी में मूल पदार्थ का काम चट्टानें करती हैं। तो आपको एक क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा कि मिट्टी का जनक किसे बोला जाता है, तो चट्टानों को बोला जाता है। अब चट्टान के रूप में पाए जाने वाली सारी चट्टानें आ जाएंगी, आपको समझ में आ गया, ठीक है। धरातल ये बनावट भी आपने देख ली कि पठार के लगा जो मिट्टी होच्छे वो धीरे धीरे निर्माण होच्छे, और जो ऊंचाई पर और स्थित, तो जहाँ पर भूस्खलन ऊंचाई वाले क्षेत्र होंगे वहाँ पर पानी के द्वारा बहकर आने वाली जो मिट्टी होगी वो वहाँ पर जल्दी विस्तार होगा, ठीक है। और जलवायु को पूरा आपने समझ लिया है कि जहाँ पर दूसरा जलवायु के लिए एक और आप अपनी किताब के ऊपर छत पर खोल कर रख के आना, आपको पता नहीं चलेगा, 2-4 दिन में आपकी छत पर जो किताब रखी है उसके शब्द क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली उड़ जाती हैं। तो फिर समझ में आ जाएगा जलवायु क्या करती है, जलवायु उसको वीक करती जाती है। क्या करती है, उसको वीक करती जाती है और उसको मिटाने का काम करती है। अब बात आपको पूरी तरह समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। इसके बाद जलवायु के बाद अपन ने प्राकृतिक वनस्पति देख ली और कार्बनिक पदार्थ देख लिया है, ठीक है। अगला अपनी हेडिंग हो जाएगी क्या, इसी के आगे अपन अभी और चल रहा है, तो इसके आगे अपन चलेंगे। आप देखेंगे मिट्टी में पाया जाने वाला संगठन, इसमें होता क्या क्या है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि मिट्टी का गठन, पहले तो हेडिंग डालते हैं अपन, मिट्टी का गठन, मिट्टी का गठन, ठीक है। यदि हम मिट्टी के गठन की बात करते हैं तो मिट्टी में पाए जाने वाले जो कण हैं उनकी बात करने हैं। तो सबसे पहले एक कॉलाइडी मृत्तिका, पहला कण क्या है, कॉलाइडी मृत्तिका,
पहले आप इसको समझ लीजिए, इसके बाद समझेंगे अपन उसमें और भी कौन कौन से पढ़ हैं, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा मुख्य इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि सभी पढ़ते हैं लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप लोग छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, कोलाइड मृत्तिका है क्या? ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि जो कोलाइड मृत्तिका है, यह मिट्टी का वह भाग है जिसको हम अपनी नग्न आँखों से नहीं देख सकते। ठीक है, तो पहला तो पॉइंट यही कर लेंगे, जो कोलाइड मृत्तिका होती है इसको हम क्या नहीं कर सकते हैं, नग्न आँखों से नहीं देख सकते। तो फिर आपके माइंड में क्वेश्चन बनेगा कि फिर ये मिट्टी हो कैसे अपन को पता चलता है कि ये मिट्टी है? तो इसके लिए एक्स रे, कौन सी किरणों का यूज किया जाता है? एक्स रेज का यूज किया जाता है। काय के लिए? इसका अध्ययन करने के लिए, कोलाइड मृत्तिका। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे अपना अगला पॉइंट हो जाएगा क्या, अगर हम आपको बताएं कि इसका जो क्रम है, तो क्रम आप थोड़ा सा आप लिख लेंगे। तो क्रम में आप देखेंगे सबसे पहले तो बजरी रेत, पहले आप क्या, सबसे पहले आ जाएगी बजरी, इसके बाद क्या आ जाएगी आपकी रेत। ठीक है, इसके बाद आ जाएगी आपकी क्या, गाद, क्या आ जाएगी, गाद। इसके बाद आ जाएगी अपनी चीका, अब इसके बाद आ जाएगी अपनी पंख। ठीक है, ये क्रम आपको याद करके चलना है। अभी अपन सबको समझेंगे क्या है चीज़ है। ठीक है, जिस तरह हमने ऊपर समझाया इसको भी अपन समझ के चलेंगे। ठीक है, तो यदि हम मिट्टी की बात करते हैं तो आप समझना, जो भारत है, भारत में मिट्टी तो सभी जगह है, पूरे वर्ल्ड पर है, लेकिन हम मिट्टी की बात करते हैं तो सबसे बड़ा कण किसको, बजरी को समझ लो अपन। ठीक है, क्योंकि इसमें गोलास भी पाए जाते हैं। ठीक है, गोलास में आपको पता है इतने बड़े बड़े छोटे छोटे बड़े बड़े पत्थर, तो वो भी मिट्टी का रूप ही है। ठीक है, क्योंकि उनको एक टाइम क्या होता है, वो भी क्या होते हैं, जब घलेंगे एक दूसरे में, नदी में एक दूसरे में घलते हैं तो वही तो मिट्टी में बदलते हैं, तो उसको भी अपन ने मिट्टी के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, तो बजरी आप जानते हैं, रेत आप जानते हैं। रेत क्या होती है, देखो थोड़े बड़े बड़े कण हो गए वो बजरी में ले लेंगे, रेत उसका छोटा सा रूप है। यानी आपको ये जो है अपना कैसे क्रम में है अपना, तो घटते क्रम में है। पहला आपका बजरी, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका रेत, उसके बाद गाद, उसके बाद क्या आ जाएगी आपकी गाद, उसके बाद चीका बिल्कुल पतली चीक, मतलब जो मिट्टी होती है सबसे आगे का हिस्सा, चिकनी मिट्टी जी को बोलते हैं अपन, जिसको अगर आप हाथ से ऐसे करेंगे तो बहुत चिकनी हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद पंख, उसके बाद पंख क्या हो जाता है आपको पता है, पंकज, कीचड़, और कीचड़ में तो एल जी को अपन क्या बोलते हैं, बिल्कुल महीन कण, जो और भी महीन कण हो जाता है। इसी के बाद कोई ये क्या बोलता है, कोलाइडी मृत्तिका। अब बात समझ में आ गई? तो ये सारी चीज़ें ही मिलकर क्या करती हैं, मिट्टी का निर्माण करती हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो पेपर में पूछा जाएगा, तो इन इतने चीज़न में से जो आपको दिख रही 5-6 चीज़ें, इन चीज़न में से 2, 3 या 4 चीज़ें मिलके हैं, जहाँ पर 3 या 4 चीज़ें मिल जाती हैं, कौन सी, इनमें से ध्यान रखना, क्वेश्चन को सुनना जो पेपर में पूछा जाएगा। जब इन 6 चीज़ों में से 3 या 4 चीज़ें मिल जाती हैं तो वहाँ पर हो जाता है दोमट मिट्टी का निर्माण। किसका हो जाता है, दोमट मिट्टी का निर्माण हो जाता है। तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि जो अपनी दोमट मिट्टी है, कौन सी मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, दोमट मिट्टी का निर्माण भी इन्हीं के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, इन्हीं के द्वारा होता है, और इनमें से 3 या 4 कण मिलकर इसका निर्माण करते हैं। कण इसका क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो दोमट मिट्टी। अब आपको एक क्वेश्चन और याद हो जाए, भारत में पाई जाने वाली जो मिट्टियां हैं उन सब मिट्टियों में सबसे ज़्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है, तो दोमट मिट्टी। अब आपको जो क्वेश्चन याद करके चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, दोमट मिट्टी क्या होती है, जो अब क्वेश्चन समझ में आ गया ना, तो ये क्वेश्चन याद करके, भारत में सबसे ज़्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है, तो दोमट मिट्टी। तो इसी पर अपन क्या कर लेते हैं, जो दोमट मिट्टी है यह है क्या है, भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है, दोमट मिट्टी। और दोमट मिट्टी को पता चला गया, इनमें से कोनो भी 3 या 4 या पूरे मिल जाए तो भी अपना निर्माण काय हो जाए, दोमट मिट्टी को हो जाती है। अब यहाँ पर आपकी माइंड में एक क्वेश्चन बनेगा, भारत में कितने जगह पाई जात, तो जब मिट्टी सभी जगह पाई जात, कितने पाई जात,
जहाँ मिट्टी लगभग सभी जगह पाई जाती। क्यों पाई जाती है? क्योंकि आपने भारत में ऊपर 12 नदियाँ हैं और ऊपर वन भी हैं, ऐसा तो है ना कि नहीं है। और जब बह के आए मिट्टी तो जे कण तो में हुए रेत हुज्जे, बजरी हुज्जे, गाद हुज्जे, चीका हुज्जे, पंख हुज्जे, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो सब जगह, और यहाँ पर भी नदियाँ हैं, दक्षिण भारत में सब जगह है क्या नहीं है? तो जब मिट्टी भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाए, जब और सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी भी यही होती ही है भारत की, ध्यान रखियो। तो आपको एक क्वेश्चन जो याद रखना है। अब अपन चले इसे आगे, जो ई के आगे के जो कण हैं, अब इनको अपन को पढ़ने हैं, ठीक है। तो अब अपन हेडिंग डाल रहे हैं मृदा के कणों का प्रकार। मृदा के कणों का प्रकार। यदि हम मृदा के कणों के प्रकार की बात करते हैं तो इसके 6 प्रकार के कण पढ़ने हैं अपन को। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के कण पढ़ने हैं। नंबर 1, अब यहाँ पर आप समझेंगे। तो नंबर 1 कण अपना कौन सा हो जाएगा? तो नंबर हो जाएगा आपका कलिलीय मृत्तिका। कलिलीय मृत्तिका। कलिलीय मृत्तिका जो होती है इसी को बोलते हैं अपन कॉलाइडी मृत्तिका। क्या बोलते हैं? कॉलाइडी मृत्तिका। यदि हम कलिलीय मृत्तिका की बात करते हैं तो इसका आकार क्या होता है? तो इसके आकार इतना होता है कि इसको एक्स रेज के द्वारा क्या किया जाता है? एक्स रेज के द्वारा देखा जाता है या अध्ययन किया जाता है, कुछ भी समझ लो आप लोग, ठीक है। तो कलिलीय मृत्तिका पहला कण हो गया अपना। अच्छा, दूसरा कण क्या हो जाएगा आपका? दूसरा कण हो जाएगा आपका मृत्तिका। पेपर में पूछा जाएगा, अब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। यदि हम मृत्तिका की बात करते हैं तो मृत्तिका का आकार होता है 0.002 mm से कम, mm से कम होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे अपन तीसरे पर। कहाँ पर आ जाएंगे? तो तीसरे कण पर। यदि हम तीसरे कण की बात करते हैं तो ये हो जाएगी आपकी गाद। यदि हम गाद का आकार की बात करते हैं तो इसका आकार होता है 0.002 mm से 0.5 mm, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे अपना चौथा सूक्ष्म रेत। सूक्ष्म रेत। यदि हम सूक्ष्म रेत की बात करते हैं तो 0.5 से, कहाँ से? 0.5 mm से 0.2 mm, ठीक है, mm, ओके। इसके बाद आ जाएगा अपना पांचवा। जो पांचवा अपना होगा वो होगा स्थूल रेत। स्थूल रेत। यदि हम स्थूल रेत की बात करते हैं तो इसका 0.2 mm से 2.0 mm होता है, ठीक है। इसके बाद आ जाएंगे अपन कहाँ पर? छठवें पॉइंट पर। यदि हम छठवें पॉइंट की बात करते हैं तो आपका छठवां पॉइंट हो जाएगा बजरी या गुटिका, ठीक है। और इसकी बात करते हैं तो इसका हो जाएगा 2 mm से अधिक आकार, ठीक है। तो अब आपको यही क्वेश्चन याद करके चल रहे हैं जो हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो अब मृदा के कणों के प्रकार। अब मिट्टी तो अपन ने पढ़ ली, वो समझ ली कैसे निर्माण भाव का कैसे आओ है, इनमें पाई जाने वाली हमने ह्यूमस देख ली, कैसे निर्माण भाव एक बार अपन रिवीजन कर ले रहे फिर अपन सब कर ले रहे, ठीक है। तो मृदा के कणों का प्रकार अपन को 6 कण याद करके चल रहे हैं। नंबर 1 कलिलीय मृत्तिका। यही आपके पेपर के क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं कि इनका आकार क्या होता है। यदि हम कलिलीय मृत्तिका की बात करते हैं तो यह एक्स रेज के द्वारा इसका विश्लेषण किया जाता है। क्लियर हो गया ना। दूसरा है अपनी मृत्तिका। मृत्तिका होती है जो 0.002 mm से कम होता है। क्या होता है? 0.02 mm से कम होता है। इसके बाद अपनी क्या हो जाएगी? गाद। गाद क्या होती है? 0.002 mm से 0.5 mm
के कण होते हैं। इसके बाद हो जाएगी अपनी सूक्ष्म रेत। सूक्ष्म रेत की बात करते हैं तो ये अपनी कहाँ से 0.5 mm से 0.2 mm होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अपना स्थूल रेत। स्थूल रेत की बात करते हैं तो 0.2 से 2.0 mm होता है। और इसके बाद बजरी या गुटका का जो मान होता है 2 mm से अधिक हो जाता है, ठीक है। अब आपको एक क्वेश्चन और याद करना है, जो मिट्टी है उसका मानक पैमाना क्या है। तो एक क्वेश्चन और याद कर लो, मिट्टी का मानक पैमाना। यदि हम मिट्टी के मानक पैमाने की बात करते हैं तो मिट्टी का मानक पैमाना क्या है, तो मिलीमीटर। जो अभी अपन ने लिखा है ना इसके आगे, उसी को बोलते हैं मिलीमीटर। यानी मिट्टी किसके में मापी जाती है, तो मिलीमीटर में मापी जाती है। मिलीमीटर में उसके कण मापे जाते हैं। अगला पॉइंट आपको क्या याद करके चलना है कि जो अपना इसकी मिलीमीटर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो यदि हम मिलीमीटर की छोटी इकाई देखते हैं किसकी, एमएम की छोटी इकाई किसके बोलते हैं, तो उसकी छोटी इकाई क्या होती है, माइक्रोन। क्या होती है, माइक्रोन। एक क्वेश्चन एक जी याद करना है। और यदि हम माइक्रोन की बात करते हैं तो 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है, 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है, यानी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे तो 1 माइक्रोन बराबर हो जाएगा 0.002 mm मिलीमीटर। ये आपके पेपर के क्वेश्चन हो जाते हैं। तो हमने अपन ने आज क्या करो है, जो 5वीं यूनिट है उसको फर्स्ट पार्ट आज अपन ने देख ला है। उसमें आज अपन ने मिट्टी की हर एक चीज़ के बारे में समझ ली है और मिट्टी को निर्माण हमने देख ला है। अब हम आपको थोड़ा सा बताते जाएं, एक क्वेश्चन बता दें यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेंगे आपके, तो आपको भी यहाँ पर याद करके चलना है। देखो, मिट्टी की उत्पत्ति कैसे हुई, तो लैटिन भाषा के सोलम, और सोलम का मतलब होता है फर्श। इसको अपने याद करके चलेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन ये हो जाएगा। मिट्टी का अध्ययन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जाएगा। पेडोलॉजी, किसकी, पेडोलॉजी। अब आपको आगे अगर बड़े टेस्ट की तैयारी करते हैं तो उसका निर्माण, वर्गीकरण, भौतिक और रासायनिक जैविक गुणों का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत, तो पेडोलॉजी के अंतर्गत। इसके बाद जो मृदा होती है, मृदा में खनिज वनस्पति जीव जंतु अवशेष पाए जाते हैं, ये हमने आपको बता दिया है। तो इसके बाद अपना जो निर्माण है, तो मूल पदार्थ कौन होता है, इसका चट्टानें होती हैं। और मिट्टी का जनक किसे बोला जाता है, तो चट्टानों को बोला जाता है, ठीक है। धरातल, ये बनावट के बारे में हमने समझा दिया था। इसके बाद जलवायु आपको पता चल गया, प्राकृतिक वनस्पति आपको समझ में आ गई, और समय आपको पता चल गया है कि कितना लंबा समय लगता है। और मिट्टी का निर्माण एक लंबी श्रृंखला होती है जो निरंतर चल रही है और पता नहीं है चलती रहेगी। अपन को तो इंसान का तो आना जाना लगा रहेगा, लेकिन ये चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको अपन क्या करते हैं कुछ चीज़ें निरंतर चलती रहती हैं, इनको बदला नहीं जा सकता है। तो नेचर तो अपना काम कर ही रहा है, बस उसको अपन को क्षति नहीं पहुंचाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हमने क्या देखा था, ह्यूमस। यदि ह्यूमस की बात करते हैं तो यही आपसे पेपर में पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। ह्यूमस का है तो भूरे काले रंग का एक कार्बनिक पदार्थ है जिसका निर्माण मिट्टी में क्या होता है, जो मिट्टी में क्या करता है, एक तो नमी बना के चलता है, दूसरे पौधों की वृद्धि करता है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो ह्यूमस हमने समझा दिया था आपको, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था मिट्टी का गठन। यदि मिट्टी का गठन करते हैं तो इसमें हमने कण देखे थे। अगर कण की बात करते हैं तो कॉलाइड मृत्तिका वो मिट्टी होती है जिसको हम अपनी नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। इसको आप याद करके चलते हैं। इसके बाद बजरी, रेत, गाद, चीका, पंख, ये मिट्टी का अपना क्या है, अपना घटता हुआ क्रम है। इसके बाद दोमट मिट्टी किससे बनती है, इन्हीं में से 3-4 जन मिलकर क्या करते हैं, दोमट मिट्टी का निर्माण करते हैं। और भारत में सबसे ज़्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है, तो दोमट मिट्टी पाई जाती है, जो पेपर में पूछो जो है आपसे, ठीक है। इसके बाद आ जाएंगे आगे, तो मृदा के कण। अगर हम मृदा के कण की बात करते हैं तो इसके अपन को 6 कण पढ़ के चलना है, जिसमें कलिलीय मृत्तिका एक्सरे के द्वारा देखा जाता है, और उसका विश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है, एक्सरे, जिसको हम देख नहीं पाते। इसके बाद मृत्तिका मिट्टी 0.002 से mm से कम होता है। इसके बाद अपनी गाद होती है, गाद जो होता है 0.002 mm से 0.5 mm तक के कण होते हैं। सूक्ष्म रेत की बात करते हैं तो 0.5 से 0.2 mm की कण होते हैं। और स्थूल रेत की बात करते हैं तो 0.2 mm से 2.0 mm
तक के कण होते हैं। और बजरी और गुटखा की बात करते हैं तो इसका माप होता है 2 mm से अधिक। ये आपके लिए पूछा जाएगा। तो अब आपको पता चल जाएगा कि सबसे छोटे कण कौन से होते हैं, तो कलिलीय मृत्तिका। क्लियर हो गया ना। और सबसे बड़ा कोई अगर पूछा जाता है तो आपसे बजरी या गुटखा। अब इनका आपका आमाप भी पता चल गया। मिट्टी का मानक पैमाना क्या है, तो mm मिलीमीटर है। और 1 mm यानी mm की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, माइक्रोन होती है। और 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है, तो 0.002 mm होता है। ठीक है, इस तरह हमने क्या किया, आज अपन ने जो भारत की जलवायु है वो भारत का जो अपना मिट्टी है उसको अपन ने आज देख लिया है। देखो, पढ़ाने के लिए हम आपको सीधा डायरेक्ट मिट्टियों पर ले चलते कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, वो सारा हम समझा देते हैं आपको। लेकिन हम यदि किसी की अगर हम जड़ पर नहीं जाएंगे तो आपको हमारा पढ़ाना आपके लिए व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि आपको वही हो जाएगा जो रटाया जाएगा। क्या हो जाएगा, रटाया जाएगा। तो हम रटेंगे नहीं और हम सीखेंगे। अभी तो क्या है मिट्टी के बारे में, अभी तो हमने भारत का मैप जो बनाया है, यहाँ पर हर एक जगह की मिट्टी बताएंगे कि यहाँ पर ऐसी मिट्टी पाई जाती है, मेरी गारंटी है, आप समझेंगे। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कहाँ पर कैसी मिट्टियाँ है, क्योंकि अभी मिट्टियों के बारे में बहुत कुछ पढ़ना है। क्योंकि अभी देखना है मरुस्थल है, जहाँ पानी ज़्यादा होता है, जहाँ पानी कम होता है, जहाँ पर दलदल होता है, कैसी मिट्टियाँ पाई जाती है, नदियों के पास में कैसी होती है, बंजर कौन सी होती है, उर्वर कौन सी होती है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और याद कर लेना, उर्वरता क्या है। उर्वरता क्या है, यदि हम उर्वरता की बात करें तो जहाँ पर पौधों का, जिस मिट्टी के द्वारा अगर मिट्टी में पौधों की वृद्धि होती है उसे ही उर्वरता बोलते हैं। एक क्वेश्चन भी याद कर लेना, क्योंकि पता नहीं होता है कि क्या पूछ लेते। उर्वरता आपको एक सीधी सी एक बात याद करके चलने हैं, जो उर्वरता होती है वो क्या कहलाती है, तो अभी सीख लो, क्योंकि आगे जाके बार बार नहीं बताया जाएगा कि क्या होता है। तो उर्वरता क्या होती है, तो मिट्टी में पौधों का, जहाँ पर मिट्टी में पौधों का क्या होता है, विकास होता है, या पौधे क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, उर्वरता बोलते हैं। मतलब समझ में आया कि नहीं। यानी उर्वरता होगी तभी तो वहाँ पर अपन फसलों का उगाना कर सकते हैं, वहाँ पर तभी तो अपन क्या कर सकते हैं, पेड़ पौधों को उगा सकते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि अभी आपको ये भी तो समझना है, खनिज, मिट्टी में पाए जाने में खनिज, वनस्पति, जीव जंतु अवशेष पाए जाते हैं। तो जीव जंतु क्या होते हैं आपको पता है, क्योंकि जो मिट्टी होती है, मिट्टी के अंतर्गत आने वाले, क्योंकि मिट्टी जो होती है जैविक और मृत दोनों प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं इसमें। अब आपके माइंड और फॉल्ट हो जाएगा कि सर जो जैविक और मृत है ये कैसे है, क्योंकि मिट्टी में तो सब कुछ आपको मृत ही दिखता है कि मिट्टी तो मृत है, लेकिन इसमें जैविक अणु भी पाए जाते हैं। बात समझ में आ रही, क्यों, उसका कारण क्या है, कैसे पाया जाता है। तो एक बात और समझ लो कि जो मिट्टी होती है, तो मिट्टी में जो जल वायु जो जाती है, उनको ले जाने वाले जो जैविक अणु होते हैं, जो जैविक कण होते हैं, वही तो काम करते हैं मिट्टी को वहाँ तक हवा ले जाने में। कि किसमें, हवा जाए। अगर हम तुम्हें जाए धरती के अंदर तनक पिलाना बंद कर दें, हवा ना मिले तो का हो जाए, टाइम हो जाए, मतलब अपने का हो जाए, एंड हो जाए। तो हर एक चीज़ के लिए इतना रहस्यमय चीज़ बनाई गई है, इस सृष्टि को इतना रहस्यमय बनाया गया है कि उसका अध्ययन करना, पार पाना बहुत बड़ी मुश्किल की चीज़ है। तो जितना आपको समझा रहे उसको समझते चलिए। ठीक है, बताने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ बता भी सकते हैं, लेकिन क्या होता है, हमें अपना एम देखकर पढ़ाई करना है और उसको अपन को बड़े से बड़ा करके दिखाना है। तो उसके लिए इतना बहुत पर्याप्त है, आप लोग करते चलेंगे। ठीक है, और कभी भी किसी भी प्रकार का डाउट बनता है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट कीजिए। ठीक है, अच्छा, और आज के लिए आपका एक क्वेश्चन दे के जाते हैं, उस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे कि अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष, हम लिखे दे रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष कब और किसके द्वारा मनाया गया था, और तब से इसको अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपके लिए एक कमेंट में देंगे, जरूर देंगे, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे वो कमेंट में जरूर इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। और पढ़ने वाले यानी देते तो सभी, पढ़ते तो सभी हैं, लेकिन मेरे साथ चलेंगे आपको तो बहुत कुछ बूंद बूंद से आप करते चलेंगे और सब कुछ हो जाएगा आपका। तो ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और अपने दोस्तों को बताते जाएं। और जो नए व्यूअर हैं वो लोग
कुछ नहीं कीजिए, पहले से आपने हमारे जो वीडियो डाले हैं, वैसे तो बहुत सारे हो चुके हैं, अब तो लगभग 110 हो गए, जिसमें से आपने जैसे 36 तो राज्य हैं, उसके अंतर्गत 36 वीडियो वो डले हैं आपके लिए, और 10-12 और एक्स्ट्रा मान लो, उसके बाद 4 यूनिट तक अपनी भूगोल कर ली है। तो वो पहले पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको हमारी बात समझ में आएगी। और यदि आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो आपने पढ़ा तो होगा, तो आप लोग बस सुनते चलिए, और जो नए स्टूडेंट हैं वो लोग लिखना स्टार्ट कर दें, पीछे से पढ़ना स्टार्ट कर दें और कंटिन्यू पढ़ते चलें, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।